30 जून 2026 को योग का पेपर था, तो उसके एक बार आंसर्स देख लेते हैं फटाफट। और अगर आपको एक एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा, जहां 1-2 मिनट में ही उस क्वेश्चन के आंसर और अब क्या क्वेश्चन बन सकता है उसका पूरा डिस्कशन होगा। तो अब की बार भगवत गीता से बहुत सवाल पूछे गए। पहला सवाल है, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार स्मृति भ्रम किसका परिणाम है? तो ये दोनों श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दूसरे अध्याय का 62, दूसरे अध्याय का 63 नंबर। तो इसका वो पूरा श्लोक संस्कृत में ही याद होना चाहिए। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो सम्मोह से स्मृति भ्रंश होता है या स्मृति भ्रम होता है। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार सनातन क्या है? तो ऑप्शंस थे मन, आत्मा, शरीर, इंद्रिय। तो दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक में आत्मा को सनातन कहा गया है और दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक से 30वें श्लोक तक आत्मा का ही वर्णन किया गया है, जहाँ 16वां श्लोक भी इम्पॉर्टेंट है, जिससे एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था। डायरेक्टली श्लोक दे दिया और पूछा कि ये कौन से अध्याय का कौन सा श्लोक है, तो वो था ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, यानी असत की सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। तो इसमें किसका वर्णन किया गया है? आत्मा का वर्णन किया गया है। अभी दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक की बात करते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है, अच्छेद्यो यम दाह्यो यम अक्लेद्यो शोष एवच नित्यः सर्वगतः स्थाणुर अचलो यम सनातनः। तो आत्मा अच्छेद्य है, अदाह्य है, अशोष्य है, अक्लेद्य है, नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु है, अचल है और सनातन है। तीसरा प्रश्न है, श्रीमद् भगवत गीता में यात याम किसका लक्षण बताया गया है? तो 17वें अध्याय के 10वें श्लोक में तामसिक भोजन का वर्णन मिलता है, जहाँ वो कहते हैं कि यात यामम गतरसम पूति पर्युषितम च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। तो पहला ही शब्द है यात याम। यात याम का मतलब क्या होता है? तो याम का मतलब होता है 3 घंटे का समय, और यात याम मतलब ऐसा भोजन जिसको बनाए हुए 3 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका हो। यानी आपने भोजन बना लिया सुबह 7 बजे और अगर आप उसको 11 बजे खा रहे हो तो वो यातयाम हो गया, वो तामसिक कैटेगरी में चला गया। अब एक प्रश्न था कि श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार क्षत्रिय के गुणों का विपरीत क्रम क्या है? तो ध्यान रखना, विपरीत क्रम पूछा था। तो ये 18वें अध्याय का 43वां श्लोक है, शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्र कर्म स्वभावजम। तो अगर आपको श्लोक आता होगा तो आसानी से इसको जमा पाए होंगे। अगला प्रश्न फिर से 17वें अध्याय के 8वें, 9वें और 10वें श्लोक से है। ये तीनों श्लोक ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में हर बार 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं इनसे। तो कहा गया कि श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार आहार के लक्षणों को क्रमबद्ध करें, और ये 5 ऑप्शंस थे। रसयुक्त और स्निग्ध सात्विक भोजन की कैटेगरी में आते हैं, कटु और उष्ण राजसिक भोजन की कैटेगरी में आते हैं, और पर्युषित तामसिक भोजन की कैटेगरी में आता है। इसके बाद ये दातव्यमिति यद दानम मिलान करने में आया था, और तस्माद योगी भवार्जुन ये भी मिलान करने में आया था, और पूछा गया था कि किस अध्याय से संबंधित है। तो दातव्यमिति यद दानम दीयते नोपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम स्मृतम, 17वें अध्याय का 20वां। तो 17वें अध्याय से संबंधित है। दूसरा है तस्माद योगी भवार्जुन, तो ये 6ठे अध्याय का 46वां श्लोक है, जहाँ वो कहते हैं ना कि तपस्वियों से, शास्त्र ज्ञानियों से, सकाम कर्मियों से श्रेष्ठ है योगी, तो हे अर्जुन तुम योगी बनो। अगला प्रश्न था, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार गुणातीत के लक्षण क्या हैं? तो ये 14वें अध्याय में 24 नंबर और 25 नंबर श्लोकों को मिला के पूछा गया है, पर इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत है। मतलब एग्ज़ाम में सिर्फ 3 ही ऑप्शन चूज़ करने थे, और यहाँ जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो थोड़े से वेग हैं, समझ में आने में थोड़े मुश्किल हैं। जैसे पहला ऑप्शन है जो स्वस्थ है, यानी जो स्वयं में ही स्थित है, जो मित्र और शत्रु को देखता है या मानता है। अब ये नहीं बताया समान मानता है कि नहीं मानता है, तो ये वाली बात थोड़ी सी वेग है। फिर जो कर्तापन के अहंकार से रहित है, तो ये सर्वारंभ परित्यागी, सीधा पूछा गया है। फिर अगला है जो सभी कर्मों से रहित है, और लास्ट है जो धीर है। तो स्वस्थ, कर्तापन के अहंकार से रहित और धीर, ये तो डायरेक्टली मिल जाते हैं, पर फिर भी ये क्वेश्चन क्लेम करने जैसा है, मतलब इसको क्लेम किया जा सकता है, क्योंकि गुणातीत के बहुत सारे लक्षण हैं, जैसे कि जो तीनों गुणों से विचलित नहीं होता, उनके प्रति उदासीन रहता है, जो मिट्टी और सोने को एक समान देखता है, जो पुरस्कार तिरस्कार
या मान अपमान, शीत उष्ण में सम रहता है, जो सभी कर्मों का परित्याग कर देता है, जो कर्तापन के अहंकार से रहित है, जो स्वस्थ है, जो धीर है, ऐसी सब बातें वहाँ कही गई है। अगला प्रश्न योग वशिष्ठ से आया था। इसमें ज्ञान की दूसरी भूमिका पूछी गई है। तो दूसरी भूमिका है विचारणा। ज्ञान की 7 भूमिकाएं होती है या 7 भूमियाँ होती है। तो पहली है शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असमशक्ति, पदार्थ भावना और तुर्यगा भावना। तो ये आपको सीक्वेंस में लाइन से याद होनी चाहिए और ये सातों बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार इससे 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। अगला प्रश्न है योग वशिष्ठ के अनुसार देह दुख क्या है। तो देह मतलब शरीर की व्याधि, शरीर का दुख। तो दुख के 2 कारण हैं, आधि और व्याधि। तो वासना में मानसिक दुख तो आधि कहलाते हैं और शारीरिक दुख व्याधि कहलाते हैं। तो देह दुख क्या है, व्याधि है। और व्याधि का मेन कारण क्या है, तो कफ और पित्त का असंतुलन और अशुद्ध आहार, ये 2 मुख्य कारण हैं जिनके कारण व्याधियाँ प्रकट होती है। इसके अतिरिक्त शमशान आदि स्थानों में निवास करना, प्रबल इच्छा का बार बार स्फुरित होना, दुर्जनों की संगति करना, अत्यधिक मैथुन करना, प्रदोष काल में भोजन ग्रहण करना, ऐसे कई सारे कारणों से व्याधि उत्पन्न हो सकती है। अब मुद्दे की बात सुनो। अगर आप एग्ज़ाम देने का सोच रहे हो अभी दिसंबर 2026 में, तो उसके लिए प्रिपरेशन आपको अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। या फिर आप इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे पर आपको पता है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और जो पता चल भी जाता है एग्ज़ाम देते देते फीलिंग आ जाती है कि हाँ नेट हो जाएगा या JRF हो जाएगा, तो रिज़ल्ट आने का वेट मत करो। अगर आपको लगता है कि आपको अगला अटेम्प्ट देना पड़ेगा तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि कोर्स छोटा है पर बहुत बार रिपीट करना पड़ता है। मतलब चीज़ें बहुत कम हैं पर पढ़ना बहुत ज़्यादा बार पड़ता है उन कम चीज़ों को ही। और अगर आप चाहते हो कि एक सिस्टमैटिक कोर्स हो आपके पास, जिससे कोर्स का आपको सिर पैर पता चले कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नाम पीयूष शर्मा है, मैं मास्टर्स में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी होती है पर एग्ज़ाम के उस लूप में फंस गए हो जहाँ पे नेट हो गया पर JRF नहीं हुआ, या फिर कभी PhD हो गया नेट नहीं हो रहा, तो उसके लिए हम एक स्ट्रैटेजी कॉल रख सकते हैं जिसमें आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी और मेरी तरफ से भी मैं आपकी बहुत हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास हैंड रिटन नोट्स हैं। लास्ट मोमेंट के लिए PYQs पे बेस्ड बहुत सारे 1 लाइनर्स हैं जिनको आपको एक बार देख के जाना होता है। कंपैरेटिव स्टडी के नोट्स हैं कि कौन से ग्रंथ में किस अभ्यास के क्या लाभ बताए गए हैं, या कौन सी सावधानी या कौन सा प्रयोग विशेष है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से क्वेश्चंस आते हैं और उसको प्रूव करने के लिए हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपने एक बार वो पूरा किया तो एक भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसा नहीं रह जाएगा जो आपसे सॉल्व नहीं हो सकता है। और अगर किसी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर रखे हैं तो उसको JRF क्लियर करने से, नेट क्लियर करने से, मतलब जो भी वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहता है वो हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता।